स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 14 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, ईपीपीसीएस, एमपी पीसीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग दरोगा और डिफेंस जैसे एनडीए सीडीएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस सीधे क्लास में एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय याद कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो करंट अफेयर 14 फरवरी 2026 का। तो इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो ये सोर्स यहाँ सबसे लिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में तारिक रहमान की पार्टी ने किस पड़ोसी देश के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की है। तो फरवरी 2026 में जो हुआ है और तारिक रहमान की पार्टी ने इसमें किस पड़ोसी देश के आम चुनाव में भारी जीत यानी लैंडस्लाइड विक्टोरी हासिल की है, जीत हासिल की है। तो इन फरवरी 2026 तारिक रहमान पार्टी ऑन और लैंडस्लाइड विक्टोरी इन जनरल इलेक्शन ऑफ विच नेबरिंग कंट्री, यानी इनमें से कौन सा जो हम लोग के भारत के पड़ोसी देश जो है आम चुनाव में भारी जीत हासिल की है तारिक रहमान की पार्टी ने। तो ऑप्शन 1 में होगा नेपाल, ऑप्शन बी में है भूटान, ऑप्शन सी में है बांग्लादेश, ऑप्शन डी में है श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। जो तारिक रहमान की पार्टी जो है वो हाल ही में आम चुनाव में भारी जीत हासिल की है, बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल की है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या कह रहा है। जो इसका आंसर सी हो जाएगा बांग्लादेश। जो चुनाव 12 फरवरी 2026 को संपन्न हुए थे, इसमें 13 फरवरी को नतीजा आया, जिसमें तारिक रहमान की इसमें क्या हुआ और 13 फरवरी की जीत हासिल हो गया। और बांग्लादेश की नेशनल पार्टी कौन है? तो बीएनपी इनकी नेशनल पार्टी कौन है? तो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी, जो भारी बहुमत से जीत हासिल की है। और वहाँ पे बीएनपी ने कितने 299 सीटों पे 212 सीटें जीतकर भारी बहुमत से जीत हासिल की है। यानी बांग्लादेश के जिनका तारिक रहमान की पार्टी का नाम क्या है? जो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनका पार्टी का नाम। तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बाद दूसरी पार्टी का नाम क्या है? तो जमात ए इस्लाम जो 68 सीटों पर जीत हासिल की है, जो प्रतिद्वंदी बनी है यानी अपोजिशन के पार्टी बनी है। तो दूसरा पार्टी कौन है? तो जमात ए इस्लामी यानी 68 सीटें जीत हासिल की है। यानी बांग्लादेश में जो सीटों की कुल संख्या कितने हैं? तो 299। और इसमें से तारिक रहमान की कितनी सीटें जीत हासिल की है? तो 212 सीटें जीतकर बहुमत से हासिल किए हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में और कुछ। तो जो यह चुनाव 2024 में छात्र आंदोलन यानी जेनजी सरप्राइजन के बाद यह पहला आम चुनाव हुआ। यानी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, इनकी सरकार गिर गई थी 2024 में, और उनकी पार्टी आवाम पार्टी लीग थी। इनकी पार्टी का नाम क्या था? आवाम पार्टी लीग। यानी वह चुनाव लड़ने से इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी जो शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, इनकी सरकार गिर गई थी, जिनकी पार्टी का नाम क्या था? अवामी लीग। यानी उनके पार्टी का नाम था अवामी लीग, जो चुनाव लड़ने से उनके बांग्लादेश में प्रतिबंध कर दिया गया। यानी तारिक रहमान अब कौन है? तारिक रहमान जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह क्या है? तो तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं। यानी खालिदा जिया के बेटे कौन? खालिदा जिया के बेटे हैं वो
तारिक रहमान। और खालिदा जिया कौन है? तो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कौन? तो तारिक रहमान। तो खालिदा जिया कौन है? तो आइए देखते हैं। जो माँ इनकी है खालिदा जिया, जो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री रही हैं, वो भी 3 बार रही हैं प्रधानमंत्री रही हैं। बांग्लादेश के वो माँ जो उनकी रही है तारिक रहमान की, जो अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के, जो उनकी माँ का नाम खालिदा जिया है, जो बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, वो भी 3 बार प्रधानमंत्री रही हैं। और इनके पिता का नाम क्या है? जियाउर रहमान, यानी जियाउर रहमान, जो उनके बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, और यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। तो जियाउर रहमान इनके कौन है? तारिक रहमान के तो उनके पिता हैं, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, जो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का, जो उनके पार्टी का संस्थापक भी रहे हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। और मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश यानी टाका है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ऐसे पूरा सिलसिलेवार से समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स शेरपा यानी शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यानी वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा एंड शेरपा मीटिंग अंडर इंडिया 2026 प्रेसिडेंसी हेल्ड? यानी भारत की जो 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स शेरपा और शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वेयर इज द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा एंड शेरपा मीटिंग अंडर इंडिया 2026 प्रेसिडेंसी हेल्ड? यानी जो ऑप्शन 1 में है बम्बई, ऑप्शन बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में है बेंगलुरु, ऑप्शन डी में है गांधीनगर। तो भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स शेरपा और शेरपा की बैठक कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका बैठक के आयोजन किया गया है, जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जो भारत की ब्रिक्स 2026 की बैठक की आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, जिसमें पहली ब्रिक्स शेरपा और शेरपा बैठक की आयोजित किए गए हैं। आइए देखते हैं ब्रिक्स शेरपा और शेरपा का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं। सही उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। जो बैठक की अध्यक्षता और भारत के ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्री सचिव कौन है? तो सुधाकर दलेला। जो सुधाकर दलेला ने बैठक की अध्यक्षता की है भारत के ब्रिक्स सम्मेलन की, यानी शेरपा और विदेश मंत्रालय के सचिव रही हैं कौन? तो सुधाकर दलेला। यानी विदेश मंत्रालय के कौन है सचिव? तो सुधाकर दलेला, जो ब्रिक्स की अध्यक्षता की हैं। और उनके साथ सहयोगी कौन रहे? तो शंभू एल हिक्की, यानी शंभू एल हिक्की, जो भारत के ब्रिक्स शेरपा का सहयोग किया है। यानी शेरपा यानी जो शेरपा होते हैं वो उसको क्या बोलता है? तो उनको सुधाकर दलेला बोला गया है, जो शेरपा बनकर यानी विदेश मंत्रालय के सचिव बनकर सुधाकर दलेला ने किया। और शेरपा कौन काम किए हैं? तो शंभू एल हिक्की ने भारत के 20 ब्रिक्स सम्मेलन का रूप में शेरपा का सहयोग दिया है। कौन? तो शंभू एल हिक्की ने। तो आइए देखते हैं शेरपा और शेरपा क्या होता है। तो भारत ने अपनी 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत कब की है? तो 9 से 10 फरवरी को 2026 को दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें ब्रिक्स के शेरपा और शेरपा बैठक की मेजबानी करके की है। कौन? तो बैठक के जो ब्रिक्स शेरपा और शेरपा बैठक की जो कौन की है मेजबानी? तो शेरपा और शेरपा ने बैठक की मेजबानी की है। तो ये कौन होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, यानी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, यानी विदेश नीति जो शेरपा के रूप में काम करते हैं। और फाइनेंस होते हैं, आर्थिक या वित्त संबंधी से संबंधित होते हैं। यानी एक कौन होते हैं? तो नीति से संबंधित होते हैं, यानी जैसे इनका काम हो गया विशिष्ट कामों में, जैसे व्यापार हो गया, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे कामों में काम करते हैं। यानी फॉरेन अफेयर से काम कौन करते हैं? तो शेरपा यानी विदेश नीति से संबंधित होते हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं। और फाइनेंस जो से संबंधित कौन होते हैं? तो शेरपा होते हैं, जो
ये आर्थिक वित्त से संबंधित होते हैं, जैसे व्यापार और पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर काम करते हैं। तो देखते हैं अगला कौन होते हैं, शेरपा कौन होते हैं। तो शेरपा कौन होते हैं, तो शेरपा एक उच्च स्तरीय अधिकारी या कूटनीतिज्ञ होता है। यानी शेरपा कौन होता है, तो इसमें शेरपा एक उच्च स्तरीय अधिकारी होता है जो देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। यानी शेरपा कौन होता है, तो शेरपा एक उच्च स्तरीय यानी हाई स्तरीय जो सरकारी अधिकारी होता है और कूटनीतिज्ञ होता है जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में होता है। यानी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उच्च IAS अधिकारियों होते हैं, जो उसमें सरकारी अधिकारी और कूटनीतिज्ञ का काम करते हैं। तो आइए अगला देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है। तो सुशेरपा यानी सुशेरपा हो गया। अब सुशेरपा यानी कौन होता है, सुशेरपा कौन होता है, तो सुशेरपा होता है जो मतलब होता है क्या, शेरपा के नीचे या डिप्टी सहायक, यानी उसके नीचे के अधिकारी या उनकी सहायता करने वाले अधिकारी होते हैं। शेरपा के अंदर काम करने वाले को क्या बोला जाता है, तो सुशेरपा, यानी उनके मदद करने वाले को सुशेरपा बोला जाता है। इनके शेरपा के नीचे या डिप्टी सहायक शेरपा कहलाते हैं सुशेरपा। तो डिप्टी या असिस्टेंट शेरपा होते हैं जो शेरपा की सहायक होते हैं, शेरपा के काम में मदद करते हैं। तो आपको उम्मीद आ गया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला है विच मेजर मैरीटाइम इवेंट विल बी होस्टेड बाय इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम फ्रॉम 15 to 25 फरवरी 2026, यानी 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा प्रमुख समुद्री कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यानी 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच जो विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा प्रमुख समुद्री कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में मालाबार अभ्यास, ऑप्शन बी में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी IFR 2026, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 यानी मिलन 2026, ऑप्शन डी में ऑपरेशन मेघाबुरु। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो जो 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच विशाखापट्टनम में जो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इनमें से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी IFR जो 2026 का अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन किया जाएगा किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी 2026 का अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू भारतीय नौसेना द्वारा आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारतीय नौसेना द्वारा। कहाँ किया जाएगा, तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। कब किया जाएगा, 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही VVI है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2026 क्या कह रहा है। इंडियन नेवी द्वारा जो 15 से 25 फरवरी 2026 के दौरान विशाखापट्टनम में क्या किया गया, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी IFR 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया, नौसेना द्वारा किया गया, इंडियन नेवी द्वारा किया गया। कब किया गया, तब 15 से 25 फरवरी के बीच 2026 के दौरान किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो समुद्री सहयोग करना, सुरक्षा साझेदारी देना, नौसैनिक कूटनीतियों को मजबूत करना है। और इसके उद्देश्य में समुद्री सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और नौसैनिक कूटनीति को क्या करता है, मजबूत करता है, जो नौसेना मजबूत रहे। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट है कि जो इसमें देखते हैं कि आधुनिक भारतीय नौसेना का गठन कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। यानी भारतीय नौसेना का गठन कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। यानी भारतीय नौसेना का गठन किया गया, कब किया गया, आधुनिक भारतीय नौसेना का, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी कमांड संरचना कहाँ है, तो इसके कमांड संरचना 3 है। यानी वेस्टर्न कमांड जो मुंबई में है, इसका मुख्यालय और दूसरा कौन है, तो ईस्टर्न नेवल कमांड जो विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय, और साउथर्न नेवल कमांड यानी इसका कोची में है। यानी मुख्य रूप से देखें तो इसका 3 मुख्य कमांड है। वेस्टर्न यानी जो पश्चिमी कमांड होता है वो मुंबई में है,
और ईस्टर्न माने पूर्वी जो नावल कमांड है वो विशाखापट्टनम में, और दक्षिणी जो साउथ नावल कमांड है वो कोची में है। तो वेस्टर्न कमांड कहाँ है? तो मुंबई। ईस्टर्न कमांड कहाँ था? ईस्टर्न कमांड कहाँ है? तो विशाखापट्टनम। और साउथ वाला कमांड कहाँ है? तो कोची में है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी ये भी कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो ऑपरेशन जो भारतीय नौसेना द्वारा किया गया ऑपरेशन कौन कौन है? महत्वपूर्ण ऑपरेशन कौन कौन है? तो ऑपरेशन त्रिदेंत जो 1971 में किया गया था, कराची बंदरगाह पर जो हमला हुआ था उसके द्वारा नौसेना द्वारा ऑपरेशन किया गया था। कराची बंदरगाह पर जो हमला हुआ था, तो ऑपरेशन त्रिदेंत जो 1971 में किया गया था। तलवार जो 1999 में किया गया था भारतीय नौसेना द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान जो समुद्री नाकाबंदी ऑपरेशन चलाया गया था। और राहत 2015 में किया गया था, जो यमन से नागरिकों को लाया गया था। जो राहत 2015 में ऑपरेशन भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था, यमन से जो भारतीय नागरिकों को क्या किया गया था? लाया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि लिम्फेटिक फिलियारेसिस यानी एलएफ यानी एलिमिनेशन कैंपेन विच इंडियन मिनिस्ट्री स्टेट हैज लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलियरेसिस यानी किस मंत्रालय या किस सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया एलएफ के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए, राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी मास ड्रग एडमिशन का अभियान शुरू किया गया। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रव्यापी यानी राष्ट्रीय स्तर पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय भी हो रहा है और राष्ट्रीय भी हो रहा है, यानी राष्ट्रव्यापी रूप से जो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए कौन सा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो फाइलेरिया को, जो सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए कौन सा मंत्रालय जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत शुरू किया जा रहा है, कौन सा मंत्रालय शुरू कर रहा है? तो ऑप्शन 1 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी में है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय। ऑप्शन डी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। तो जो लिम्फेटिक फिलियरेसिस यानी जो मलेरिया को मलेरिया नहीं होगा, फाइलेरिया होगा। लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो इनमें से किस मंत्रालय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। यानी लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन करने के लिए, यानी उन्मूलन समाप्त करने के लिए, फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जा रहा है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं तो जो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो होगा। तो भारत ने एलएफ यानी लिम्फेटिक फाइलेरिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को समाप्त करने के लिए भारत में चलाया जा रहा है, जो 25 से 28 फरवरी तक चलेगा, और जिसमें आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर एंटी फाइलेरिया दवाएं जैसे डीईसी, एल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन बांटेगी। इनमें से कौन सी आशा कार्यकर्ता क्या करेंगे? घर घर जाकर एंटी फाइलेरिया दवाएं देंगी, यानी जैसे दवाएं का नाम है डेक, अल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन बांटेंगी, जो फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए दवाइयों का
घर घर मतलब आशा द्वारा वितरित किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने अभी वैश्विक लक्ष्य क्या रखा है? भारत सरकार ने 2027 तक समाप्त करने तक लक्ष्य रखा है, और वैश्विक रूप से इसे कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए भारत ने कब लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक भारत को लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2027 तक। और वैश्विक रूप से इसे कब तक लक्ष्य रखा गया समाप्त करने का? तो 2030 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पूरी तरह से समाप्त होने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो 2027 तक लक्ष्य रखा है भारत ने कि 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त किया जाएगा। और वैश्विक रूप से कब लक्ष्य रखा गया है पूरा देश के द्वारा? तो 2030 तक पूरा देश से लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं कि क्या होता है लिम्फेटिक फाइलेरिया। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं या एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफेंटियासिस इसका वैज्ञानिक नाम है, जो परजीवी संक्रमण के कारण होता है। जो किसके कारण होता है? एक परजीवी संक्रमण है जो सूक्ष्म धागों जैसे कुमियो यानी बुचेरिया बैक्रॉफ्टी या बुगिया मलाई आदि से होता है। यानी जो सूक्ष्म धागे जैसे क्रीमियो से जैसे बुचेरिया बैक्रॉफ्टी के माध्यम से होता है। जो धागे जैसी संरचना होती है संक्रमण, यानी परजीवी संक्रमण से होता है। यह एक परजीवी संक्रमण है जो किसके कारण होता है? तो बुचेरिया बैक्रॉफ्टी यानी ब्रैकोफ्टी के माध्यम से होता है, यानी बुगिया मलाई से भी होता है। यानी दोनों इसका दोनों से होता है, यानी बुचेरिया बैक्रॉफ्टी और बुगिया मलाई आदि से होता है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो ये संक्रमित मच्छरों से फैलता है, जैसे क्यूलेक्स मच्छर हो गया, एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। यानी जो भी संक्रमित मच्छर होंगे वो क्यूलेक्स मच्छर या एडिस मच्छर से फैलता है। यह क्या करता है? तो लसिका तंत्र को यानी लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे सूजन और अस्थायी विकृति हो सकती है। यानी सूजन हो सकता है और अस्थायी रूप से आपकी दिमागी हालत खराब हो सकती है। और क्या होता है? तो मुट्ठी सख्त हो जाना, यानी हाथी पाँव या हाइड्रोसिल के अंडाकोश को सूजन हो जाना, या मूत्र को दुधिया दिखाना बार बार त्वचा को संक्रमण करता है। यानी मुट्ठी सख्त हो जाना, जैसे हाथी पाँव हो जाना, पैरों का हाथ मोटा हो जाना, और पुरुषों में अंडाकोश की सूजन हो जाना, और हाइड्रोसिल का जो पुरुषों में अंडाकोश होते हैं उसका सूजन हो जाना, जो फाइलेरियासिस यानी हाथी पाँव के माध्यम से होता है। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने 2025-2026 को, यानी पीएम मोदी ने 14 फरवरी 2026 को कुमार भास्कर वर्मा सेतु उद्घाटन कहाँ किए हैं? यानी यह 6 लेन का पुल किस नदी पर बना है? तो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द कुमार भास्कर वर्मा सेतु ऑन 17 फरवरी 14 फरवरी 2026। दिस लेन ब्रिज इज बिल्ट ओवर विच रिवर? यानी जो पीएम मोदी द्वारा जो उद्घाटन किया गया है 14 फरवरी 2026 को कुमार भास्कर वर्मा सेतु पुल का, यह 6 लेन का पुल है, किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन 1 में है गंगा, ऑप्शन बी में है यमुना, ऑप्शन सी में ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी में है बराक। तो जो पीएम मोदी ने इनॉग्रेटेड इन द कुमार भास्कर वर्मा सेतु, तो विच रिवर, तो इनमें से कौन सी नदी है जो 6 लेन का ब्रिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पर यह स्थित है। तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु पुल किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र पर नदी पर बना है। और कितने लेन का बना है? तो ये 6 लेन का पुल बना है। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। कब किए हैं? तो 14 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन किए हैं। कुमार भास्कर वर्मा सेतु पुल कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र पर
ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2026 को कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किए हैं, जो ब्रह्मपुत्र पर यह नदी पर बना है और 6 लेन पुल बना है। यह कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है, जो उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। यह गुवाहाटी में स्थित है, जो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। यह लगभग कितने किलोमीटर है? तो 3.5 किलोमीटर अप्रोक्स, यानी लगभग किलोमीटर है। जो भारत के ब्रह्मपुत्र पर सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है, यानी भारत का जो ब्रह्मपुत्र पर जो सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। यात्रा के समय जो पहले 1 घंटा लगता था, तो अब ये 7 से 10 मिनट तक यात्रा हम लोग कर सकेंगे। नहीं, यह यात्रा करने में जो पुल नहीं बना था तो 1 घंटा लगता था, तो अब ये क्या हो गया, पुल बनने से 7 से 10 मिनट लगेंगे यात्रा करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि CSR-IHBT या ट्यूलिप गार्डन हाई यील्ड फॉर्मेट इन विच स्टेट हैज CSIR-IHBT रिसेंटली ओपन द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन फॉर द पब्लिक। हाल ही में जो CSIR-IHBT ने किस राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला है? तो इनमें से कौन सा है? CSIR-IHBT ने जो राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला है, तो ऑप्शन 1 में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में उत्तराखंड, ऑप्शन डी में सिक्किम। तो CSIR-IHBT ने ट्यूलिप गार्डन इनमें से कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। जो हाल ही में CSIR-IHBT ने हिमाचल प्रदेश राज्य में दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है। और आप कमेंट में बताइए कि पहला ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए कहाँ खोला गया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के तो पालमपुर के कांगड़ा जिले में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तब पालमपुर के कांगड़ा जिले में। या इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन और फूलों के अनुसंधान और प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। इसका संचालन किसने किया है? तो CSIR और IHBT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। यानी किसके द्वारा किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है, यानी CSIR द्वारा, IHBT द्वारा किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कांगड़ा जिले में किया गया है, पालमपुर के, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक डे ऑब्जर्वेंस इन इंडिया, विच सिग्निफिकेंट इवेंट इज ऑब्जर्व्ड एज अ ब्लैक डे इन इंडिया ऑन 14 फरवरी, यानी 14 फरवरी को भारत में किस महत्वपूर्ण घटना को ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी जो भारत में 14 फरवरी को भारत में किस घटना को ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 24/11 मुंबई हमला वर्षगांठ के रूप में, ऑप्शन बी में है पुलवामा अटैक एनिवर्सरी यानी पुलवामा आतंकी हमला वर्षगांठ, ऑप्शन सी में है पार्लियामेंट अटैक एनिवर्सरी यानी संसद हमला वर्षगांठ, ऑप्शन डी में जालियांवाला बाग शताब्दी। तो जो 14 फरवरी को भारत में किस घटना को ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुलवामा आतंकी हमला वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है 14 फरवरी को, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्लैक डे यानी काला दिवस। आइए इनके बारे में देखते हैं। जो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुलवामा टेरर अटैक एनिवर्सरी के रूप में 14 फरवरी को मनाया जाता है। जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के 14 जवान शहीद हुए थे। यानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के कितने जवान शहीद हुए थे? तो 40 जवान
शहीद हुए थे। इस दिन को देश के वीर जवानों ने क्या किए, बलिदान की याद में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, यानी बलिदान के रूप में याद में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के देश के वीर जवानों को बलिदान की याद में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स इंडिया चेयरशिप 2026 का थीम, दी थीम फॉर इंडिया ब्रिक्स चेयरशिप 2026 इज। तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय यानी थीम क्या है। ब्रिक्स इंडिया चेयरशिप 2026 थीम जो द थीम फॉर इंडिया ब्रिक्स चेयरशिप 2026 इज, यानी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के विषय का थीम क्या है। तो ऑप्शन एक में टुगेदर फॉर ग्रोथ यानी विकास के लिए साथ, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी में डिजिटल ब्रिक्स, ऑप्शन डी में ग्लोबल साउथ यूनिटी। यानी जो भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता हुआ है 2026 का, उसका थीम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का जो ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय क्या है, थीम क्या है, तो बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय या थीम क्या है, तो बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए इनके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो भारत 2026 के ब्रिक्स के अध्यक्षता के दौरान इसकी थीम चुना गया था। तो ब्रिक्स 2026 का थीम क्या चुना गया था, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो रिसाइलेंस यानी स्थिरता, यानी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के प्रति मजबूती रूप से खड़ा रहना है, यानी रिसाइलेंस यानी स्थिरता रूप से खड़ा रहना है, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के प्रति मजबूती से देश को खड़ा रहना है। इनोवेशन यानी नवाचार, विज्ञान तकनीक और डिजिटल विकास में सहयोग करना है, देश के विकास को आगे बढ़ाना है, नवाचार को बढ़ाना है, यानी इनोवेशन को बढ़ाना है। और ऑप्शन सी 3 नंबर है, कॉरपोरेशन यानी सहयोग, सदस्य देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और नीति सहयोग को बढ़ावा देने, यानी कॉरपोरेशन यानी सहयोग के साथ, यानी जो भी इस देश में इसमें शामिल हुए हैं उनके देशों के बीच व्यापार और शिक्षा और नीति के सहयोग को बढ़ावा देना है। और 4 नंबर सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास, जो इन पर्यावरण संरक्षण और हरित पहल पर विकास को बढ़ावा देने यानी पहल किया गया है ब्रिक्स देशों के बीच आपसी। इनमें क्या उद्देश्य रहा है, तो यही उद्देश्य रहा है, रिसाइलेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन और सस्टेनेबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, जो ब्रिक्स यानी ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल होते हैं। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो प्रारंभिक रूप से कौन ब्रिक खाली नाम था 2001 में जब इसका स्थापना हुआ था, तो ब्रिक इसका नाम था। जो 2001 में जिम ओ'नेल गोल्डमैन सच, जो इसका नाम था क्या, पहले 2000 में इसका स्थापना हुआ था तो उसका नाम क्या था, तो जिम ओ'नेल गोल्डमैन सच। तो इसमें जब ब्रिक्स देश यानी साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो क्या हो गया, तो ब्रिक्स हो गया, यानी ब्रिक्स हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, 2010 में तो क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। और 2024 में इसके बाद कौन कौन देश आप शामिल हुए हैं, तो इजिप्ट देश शामिल हुए, इथोपिया देश शामिल हुए, ईरान देश शामिल हुए, यूएई शामिल हुए, इंडोनेशिया शामिल हुआ है और सऊदी अरब इस देश में शामिल हुआ है। अब मिलाकर कुल 11 देश हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि प्रोजेक्ट हिमांक एग्जाम रेडी फॉर्मेट ऑन प्रोजेक्ट हिमांक ऑफ्टन सीन इन द न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी अक्सर समाचार में रहने वाले प्रोजेक्ट हिमांक किस संस्था की पहल है। तो जो प्रोजेक्ट हिमांक जो एग्जाम रेडी फॉर्मेट, जो ये नहीं होगा यहाँ पे, जो प्रोजेक्ट हिमांक जो ऑफ्टन सीन इन द न्यूज़, जो प्रोजेक्ट हिमांक जो ऑफ्टन सीन इन द न्यूज़
इन अ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, इन अक्सर समाचारों में रहने वाला प्रोजेक्ट हिमांक किस संस्था की पहल है? तो ऑप्शन एक में है भारतीय सेना, ऑप्शन बी में है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन सी में है इसरो, तो ऑप्शन डी में नाई यानी NHAI। तो प्रोजेक्ट हिमांक इनमें से किस संस्था की पहल है जो अक्सर समाचार या न्यूज में रहने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, BRO की पहल है। यानी किस संस्था की पहल है प्रोजेक्ट हिमांक? तो BRO की पहल है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की पहल है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, जो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट हिमांक जो लद्दाख क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और लद्दाख के लिए BRO द्वारा चलाया जा रहा है। यानी प्रोजेक्ट हिमांक किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो लद्दाख क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और रख रखाव के लिए BRO द्वारा चलाया जा रहा है। तो किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? तो लद्दाख क्षेत्र में चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट हिमांक। और उद्देश्य क्या है इसका? तो उच्च ऊंचाई क्षेत्रों में सुरक्षा और कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना है। स्थानीय और रणनीतिक सड़क नेटवर्क को विकास करना है, यानी स्थानीय रणनीतिक और सड़क नेटवर्क को सुनिश्चित करना है। जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े खतरनाक जैसे सड़कों खुरदंग ला और चांगला, यह भी प्रोजेक्ट कार्यरत है। तो ये BRO बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि द नेशनल डाटा सेंटर NDC इनॉग्रेटेड इन गुवाहाटी ऑन 14 फरवरी 2026 एम्स टू बूस्ट। 14 फरवरी 2026 को गुवाहाटी में उद्घाटन किए गए नेशनल डेटा सेंटर यानी NDC का उद्देश्य क्या है? यानी 14 फरवरी 2026 को गुवाहाटी में उद्घाटन किए गए नेशनल डेटा सेंटर यानी NDC का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन एक में स्पेस रिसर्च यानी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर NE यानी पूर्वोत्तर में डिजिटल बुनियादी ढांचा, तो ऑप्शन सी में है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स यानी कृषि निर्यात, ऑप्शन डी में टूरिज्म। जो 14 फरवरी 2026 को गुवाहाटी में उद्घाटन किए गए नेशनल डेटा सेंटर यानी NDC का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को NE यानी पूर्वोत्तर में जो डिजिटल बुनियादी को ढांचा को मजबूत करना है। किसके द्वारा? तो गुवाहाटी में। जो किसके तहत? तो नेशनल डेटा सेंटर के माध्यम से इसका उद्देश्य है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर NE यानी पूर्वोत्तर में डिजिटल बुनियादी ढांचा को बढ़ाना है, इसका यही उद्देश्य है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर NE पूर्वोत्तर में जो डिजिटल बुनियादी को ढांचा को या केंद्र पूर्वोत्तर भारत में डिजिटल सेवाओं और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। किस लिए किया गया है? तो पूर्वोत्तर राज्य में डिजिटल सेवाओं और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो क्लाउड कंपाउटिंग, ई-गवर्नेंस, डिजिटल सर्विस में सुधार करने के लिए किया गया है। रीजनल डाटा हैंडलिंग करने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, जो विच मिनिस्ट्री लॉन्च व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 एंड इट्स मेन फोकस। जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? यानी व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो विच मिनिस्ट्री लॉन्च व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, यहाँ से ये गलत हो गया है, टाइपिंग टीम के द्वारा मिस्टेक कर दिया गया है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 एंड इट्स मेन फोकस। जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो
ऑप्शन एक में है एग्रीकल्चरल डेयरी प्रोडक्शन, ऑप्शन बी में कॉरपोरेशन, वुमेन्स रोल इन डेयरी सेक्टर, ऑप्शन सी में एनिमल हस्बेंड्री मिल्क एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी में वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉरपोरेशन वुमेन्स रोल इन डेयरी सेक्टर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉरपोरेशन वुमेन्स रोल इन डेयरी सेक्टर। जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कॉरपोरेशन वुमेन्स रोल इन डेयरी सेक्टर। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉरपोरेशन वुमेन्स इन रोल इन डेयरी सेक्टर। जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को सहकारिता मंत्रालय द्वारा 19 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो 5 वर्षों में डेयरी सहकारिता को दूध की खरीद को 50% बढ़ाना है। साथ ही डेयरी में क्षेत्र महिलाओं को सशक्त बनाया, यानी साथ ही डेयरी में जो काम कर रही है महिलाओं को उनको सशक्त बनाना है। इसमें महिलाओं को डेयरी समितियों को गठन करना, महिला डेयरी समितियों को गठन करना, बाजार पहुंच बनाना, सुधार करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे को उन्नयन शामिल है इसमें। तो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो 19 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है और 2026 में इसका चर्चित क्यों है, तो ये दूध के खरीद को 25% यानी 50% बढ़ाना है और साथ ही डेयरी के महिलाओं को, डेयरी में जो काम कर रही हैं महिलाओं को सशक्त बनाना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि FATF यानी प्लेनरी मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित हुई है, यानी FATF प्लेनरी मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित हुई है, तो वेयर वाज द FATF प्लेनरी हेल्ड इन फरवरी 2026। FATF प्लेनरी मीटिंग 2026 के कहाँ आयोजित हुई है, तो ऑप्शन एक में पेरिस, ऑप्शन बी में मैक्सिको सिटी, ऑप्शन सी में लंदन, ऑप्शन डी में नई दिल्ली। जो FATF प्लेनरी मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैक्सिको। इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको सिटी में आयोजित की गई है। FATF प्लेनरी मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मैक्सिको शहर में हुआ है, मैक्सिको सिटी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैक्सिको सिटी। जो कब किया गया, तो 11 से 13 फरवरी को फोकस करना है 2026 में। इसको क्या करना है, प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना क्या है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, टेररिज्म को रोकना है, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना है। यानी इसका महत्व क्या है, तो FATF के वार्षिक बैठक ग्लोबल एंड फाइनेंसिंग कंप्लेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इनिशिएटिव पर चर्चा की गई है। इस पे FATF का वार्षिक बैठक किया जाता है, जिसमें क्या चर्चा की जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल कंप्लेंस का चर्चा किया जाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इनिशिएटिव पर चर्चा किया जाता है। जो रोकता क्या है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड को, यानी फाइनेंशियल फ्रॉड मनी को रोकता है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, और टेररिज्म में जो पैसा दिया जाता है वो भी फाइनेंशियल, टेररिज्म में पैसे को किया जाता है हवाला, वो भी इसको रोकता है FATF। तो इसका यही महत्व है। जो वार्षिक बैठक किया जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल कंप्लेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इनिशिएटिव पर चर्चा की जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का नाम किस ईसाई शहीद के नाम पर रखा गया है, तो वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का नाम किस ईसाई शहीद के नाम पर रखा गया है, तो सेंट पीटर के नाम पर रखा गया है। सेंट पीटर, या अब सॉरी, इसका ऑप्शन ए में सेंट पीटर, ऑप्शन बी में सेंट वैलेंटाइन, ऑप्शन सी में सेंट निकोलस, ऑप्शन डी में सेंट बेनेडिक्ट, सेंट बेनेडिक्ट। तो वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस दिन के नाम किस ईसाई शहीद के नाम पर रखा गया,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेंट वैलेंटाइन डे, सेंट वैलेंटाइन के जो ईसाई शहीद के नाम पर रखा गया है वैलेंटाइन डे, जो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। इनके सेंट वैलेंटाइन के जो शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है। किस ईसाई शहीद के नाम पर रखा गया है? तो सेंट वैलेंटाइन, इनका नाम था सेंट वैलेंटाइन, जो एक शहीद हो गए थे। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को वे शहीद हो गए थे, इन्हीं के याद में मनाया जाता है। आइए इनके बारे में देखते हैं और कुछ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेंट वैलेंटाइन। तो यह 3री शताब्दी को रोमन संत सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है। जो 3री शताब्दी के रोमन संत थे, सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रेम, स्नेह और दोस्तों की व्यक्त करने का दिन बन गया है। इसमें बहुत बड़ा कहानी है। आइए अगला देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑन 14 फरवरी 2026 विच इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मीटिंग इज गोइंग। तो 14 फरवरी 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की बैठक जारी है? यानी 14 फरवरी 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की बैठक जारी है? तो ऑप्शन 1 में एशियन समिट, ऑप्शन बी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी सी में G20 समिट, ऑप्शन डी में यूएन जनरल असेंबली। तो जो 14 फरवरी 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की बैठक जारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 फरवरी 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की बैठक जारी हुआ है? तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का कौन बैठक है? तो बासुठी बैठक हुआ है, जो 15 फरवरी 2026 को कहाँ हुआ है? तो जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुआ है। जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के शीर्ष नेता इसमें सुरक्षा विशेषज्ञ और विदेश मंत्री शामिल हुए। यह चर्चा क्या, इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए हैं? तो सुरक्षा विशेषज्ञ और विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। तो चर्चा के विषय क्या हुए हैं, क्यों है? तो वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को शामिल किया गया है, भू राजनीतिक तनाव को शामिल किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को शामिल किया गया। यह चर्चा का मुख्य विषय रहा है। यह कौन सी बैठक थी? तो 62वीं यानी 62 बैठक थी, जो 15 फरवरी 2026 को आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो जर्मनी के म्यूनिक शहर में किया गया था। जो दुनिया के शीर्ष नेता इसमें शामिल थे, जो विशेषज्ञ और विदेश मंत्री भी शामिल हुए थे। आइए देखते हैं इसके बारे में और कुछ। नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दी प्रमोट कल्चरल वैल्यूज विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली प्रमोटेड फरवरी 14 एज पितृ पूजन दिवस, यानी मातृ पितृ पूजन दिवस, यानी सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में प्रचारित किया है, यानी प्रचार किया गया है? तो इनमें से सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जो 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस को प्रचार करने के लिए किस राज्य सरकार ने, भारत के किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रचार किया है? तो ऑप्शन 1 में बी, ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में ओनली एक यानी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी में 1 और 2 दोनों। तो इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर प्रचार करने के लिए, कौन सा राज्य सरकार ने बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य और गुजरात राज्य ने सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में प्रचार किए हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी इसका छत्तीसगढ़ और गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। जो सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय
राज्य सरकार छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य सरकार ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस को प्रचार किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य सरकार ने राज्यों में स्कूलों और संस्थाओं में इस दिन माता पिता के सम्मान में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने का परंपरा को बढ़ावा दिया गया है। क्यों किया गया है? ताकि युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कारों को विकास हो सके और अपने माता पिता को क्या माता पिता को उनके आदर्शों को पालन करें, ताकि युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कार भरा रहे और विकास हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो कैसा लगा सेशन, आप सभी कमेंट में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक नई घटनाओं के साथ। स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।